पूर्वी दिल्ली में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। मंदिर दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। बारी बारी से लोग जा रहे हैं मंदिर में। मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल का किया गया है पूरा पालन। दहेज के लिए पति ने की पत्नी की हत्या। आरोपी शख्स ने पुलिस को फोन कर जुर्म किया कबूल। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। घर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने चुराया। कार मालिक ने दर्ज की पुलिस में शिकायत। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। स्कूल में पढ़ाई के दौरान चलते रहेंगे वैक्सीन सेंटर। स्कूल स्टाफ ने कहा कि वैक्सीनेशन सेंटर से बच्चों की पढ़ाई में नहीं पड़ेगा फर्क। साथ ही स्कूल आने वाले बच्चों का रखा जाएगा पूरा ध्यान। और कई जिलों में 24 घंटों में एक भी कोरोना का नया केस नहीं। अगस्त में शादरा जिले में 3 बार हुआ है ऐसा। 1.5 साल बाद मौतों का सिलसिला थम रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आज सुबह से ही भगवान की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर थे और दर्शन पाने के लिए आज जन्माष्टमी का पर्व है। पूर्वी दिल्ली के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत सारे मंदिरों में देखा जा रहा है कि देखिए कि लोग बारी बारी से आकर नंदलाल के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने कोरोना से जुड़े हुए तमाम तरह के उपाय कर रखे हैं, लेकिन और लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लाइव दर्शन भी कराए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादा लोगों को मंदिरों में आने की अनुमति नहीं है, जिसको लेकर आपको बता दें एक मैनेजमेंट ने नियम लागू किया था मंदिर के, जिसमें बताया गया था कि हर किसी को मंदिर में आने की परमिशन नहीं होगी। मास्क लगाना ज़रूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। मंदिरों में भक्त बारी बारी से आ रहे हैं, उनको सैनिटाइज कर मंदिरों में जाने की अनुमति दी जा रही है। जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ पूरे पूर्व दिल्ली में मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की नाना प्रकार की झांकियां मंदिरों में सजी हुई हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और भगवान कृष्ण का गुणगान किया जा रहा है। 12 बजे भगवान कृष्ण का प्राकट्य होने के बाद सभी लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा और पूरा जश्न मंदिर में मनाया जा रहा है। वैसे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और लोगों में थोड़ा सा रुचि बढ़ी है, क्योंकि अभी गाइडलाइंस तो जारी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करते हुए सभी लोग हैं ना, हमने भी गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि दूरी बना करके दर्शन करें। दर्शन सबके लिए खुले रहेंगे। भगवान का जन्म उत्सव भी करेंगे, भगवान प्रकट भी होंगे और बड़े भाव से, मतलब जो गाइडलाइंस हैं, सैनिटाइजर बाहर लगाया जाएगा और 2 बंदे बिठाए जाएंगे। दूरी बना करके मंदिर में प्रवेश किया जाएगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंस बना रहे और कोई आपस में टच ना होने पाए। जी, मंदिर प्रशासन से जो है 8-10 लोगों को नियुक्त किया गया है और बाहर गार्ड भी नियुक्त किए गए हैं। और प्रसाद बांटने, फल बांटने वाले, दर्शन वाले हम लोग अपने भगवान के सामने रहेंगे। झूला झुलाने वाले दूरी बना करके झूला झुलाएंगे। इस बार माहौल बहुत अलग है, मतलब पहले से लोगों ने ज़्यादा तैयारी कर रखी है। सारे नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है और बाकी भगवान की कृपा है, सब अच्छा चल रहा है। अभी यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। दर्शनार्थी धीरे धीरे आते हैं और आराम से दर्शन करके जाते हैं। हाँ, घर पे भी बनाएंगे। घर पे शाम में दिया जला के बच्चों के साथ सजा के और इस तरह सब करेंगे और मंदिर में भी आके धूमधाम से जन्माष्टमी बनाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और उनको बढ़ावा देने के लिए रोज नए आयाम लिखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं हो पाई है जितने की होनी चाहिए। महिला से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सुंदर नगरी से आया है, जहां एक विवाहिता के उसके पति ने ही उसकी हत्या कर दी और बाद में पुलिस को खुद ही फोन करके पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी घर पर ही मौजूद था। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया। पति ने पत्नी को मारने की पूरी घटना कबूल कर ली है। वहीं लड़की के परिजनों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उनकी लड़की को दहेज के लिए ससुराल वालों की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है। शादी के बाद उन्होंने कई बार ससुराल वालों को पैसे भी दिए, लेकिन दिन ब दिन उनकी मांग बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 साल भी नहीं हुए थे पूरे। अगले मंथ उनकी एनिवर्सरी थी और उनका मौत, उनके हस्बैंड ने उनका गला घोट दिया दहेज के चक्कर में, और लड़ाई वड़ाई भी करते थे उनके हस्बैंड। पहले भी ऐसी शिकायत आई, बट हमने आपस में ही सॉल्व कर लिया था। इस बार ना हमारे पास कोई कॉल आई ना फ़ोन आया,
डायरेक्ट ऐसी बात आई कि आपकी बहन की डेथ हो गई है। अरे इनको नहीं पता था कि मेरी मम्मी को बीपी लो हो जाता है। ये अपने पापा से बोल रहे थे तो हम कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं ये लोग। फिर भी मैं कहे कि वो मारता है तो तू भी मार लिया कर। हमने जाने बेटी के बात पर हम कभी नहीं रहे, इसीलिए मेरी बेटी आज चली गई। जब जब मांगा मैं जब जब दिए। हम बेटी एक ही को काम किसके लिए करते हैं किसी। अब इतने परिवार रह करके भी हम क्या करते हैं, कहते कुछ एक आदमी को नहीं संभाल पाते हैं, इसीलिए मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करे। पैसे मेरा लड़का ही देता है, मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, क्योंकि एटीएम से वही निकालता है, वही रूम रेंट देते हैं, वही राशन पानी सब चीज़ भरता है। ठीक है, हमारा ज़रूरी होता है 150 जो भी ज़रूरी जब पड़ा तो हम इनसे लड़का से ले लेते हैं या मैडम से लेते हैं। हमने उठाए फ़ोन, उसके बाद दुआ सलाम हुआ, बोला पापा आप खा लिए? तो हमने बोले हाँ अभी खाएंगे, जो कि ये लोग गए हैं सब्जी उब्जी वगैरह क्या लेने के लिए, हम बैठे हुए हैं। तो फिर बोले मुश्ताक जी ऐसा है कि आप लड़ा झगड़ा मत करिएगा, ठीक है, आप खुश रहोगे, क्योंकि मेरा तो एक ही का औलाद है लड़की। हम मतलब दोनों तैयार थे, तो फिर हमने अरेंज मैरिज करवा दी थी दोनों की, कि नहीं चलो दोनों की हालात मिलते जुलते तो कर दे रहे हैं। फिर पता नहीं क्या हुआ कि लड़का पहले शादी से बोला कि हम दहेज नहीं लेंगे। फिर कुछ दिनों के बाद शादी करने के बाद कुछ महीनों के बाद उसकी डिमांड आने लगी दहेज की, कि नहीं मुझे 1 लाख रुपए और गाड़ी चाहिए अपाची। तो हम सोचे कि अभी गाड़ी तो हम दे नहीं पाएंगे, तो हमारे पास गांव में कुछ ज़मीनें थी, हमने जैसे तैसे कम दामों में बेच कर उसको दे दिया। कि मारने से पहले उसकी आँख के पास काला था और पैरों में चोट लगी हुई थी, उसके गले पे हाथ का निशान था। और पहले करते थे लेकिन आसमान ने कभी मुझे बताया नहीं। तो जब वो लोग गए ना मुरादाबाद, तो वहाँ पे ज़्यादा लड़ाई होने के बाद मेरी मम्मी का मेरे पास कॉल आया। उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, रात में मतलब ड्यूटी कर रहा था मैं। तो 2:30 बजे करीब कॉल आया कि देखो दोनों ने मियाँ बीबी ने लड़ाई कर लिया। तो मैं बोला कि अभी मुझे सुबह ड्यूटी करनी है तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा, आप ऐसा करो निकल जाओ सुबह होते ही। तो मम्मी निकल गई उधर मुरादाबाद। जब मम्मी उधर पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों में तो लड़ाई बहुत हुई है, लेकिन आसमा के आंखों में और उसके शरीर में मतलब बहुत जगह चोट भी आई है। हाँ, शनिवार के रात में हुई। तो हम लोग शनिवार को ही राजधानी में चोरी की घटनाओं पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। आए दिन पूर्व दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चोरी की वारदात हो रही हैं। अभी हाल ही में विवेक विहार में घर के बाहर खड़ी कार को चोरों ने चुरा लिया। कार मालिक जब घर से बाहर निकला तो कार खड़ी ना देखकर उसके होश उड़ गए। कार मालिक ने जब सोसाइटी के बाहर गार्ड से पूछा तो गार्डों को भी कार की जानकारी नहीं थी। कार मालिक का कहना है कि उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक कार का कोई भी पता नहीं लग पाया है। ये हमारे सांडू की गाड़ी थी, सांडू साहब की, वकील साहब है उनकी गाड़ी थी। वो हमारे पास 2 दिन रहने आए थे मिलने। परसों रात को सवेरे फ़ोन आया किसी का साहिबाबाद से कि आपके कागज़ पड़े हैं जी, वो ले जाओ, हमें मिले सड़क से। फिर हम वो कागज़ लेने गए पुलिस वालों के साथ, और वो कागज़ मिल गए। बैग मिला एक छोटा सा पर्स, उसमें सिर्फ कागज़ थे। लैपटॉप है गाड़ी में, कागज़ है, कोर्ट के कागज़ है। एक पेपर मिला, छोटा सा मिला है, काम के पेपर नहीं मिले, वो सारे ले गए। मेरे जीजा जी आए हुए थे फरीदाबाद से 2 दिन के लिए हमारे यहाँ रहने के लिए। उसी दौरान सैटरडे नाइट को उनकी गाड़ी चोरी हो गई है। और यहाँ पे कोई कैमरे काम नहीं करते हैं। फ्रंट में भी, मंदिर के पास में भी कैमरे लगे हुए हैं, बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बैक साइड पे जो कैमरे लगे हुए हैं वो उसको छेड़छाड़ करके घुमा के चले गए, इसलिए कुछ पता नहीं चला। पहले भी किसी की बुलेट वगैरह चोरी हुई थी जो कि गली के बाहर मिल गई थी, क्योंकि उनसे स्टार्ट नहीं हुई होगी, वो छोड़ के चले गए। और उसके बाद में कुछ पता नहीं है, किसी पे कोई ऐसा शक नहीं है। बट हाँ, ये है कि टारगेट बनाया होगा या जो भी होगा। सोसाइटी में गार्ड रहते हैं, 3 गार्ड हैं, लेकिन जो ये मंदिर के साथ वाली गली है ये ओपन है, तो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, वहाँ से आ जाते हैं, तो ये सब होता है। जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, इसलिए हमारी भाषा हिंदी ही सभी भाषाओं में सर्वोपरि है। ऐसा कहना है भारतीय भाषा आंदोलन के सदस्यों का। भारतीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा आंदोलन की उत्तरी पूर्व दिल्ली इकाई ने शोभा यात्रा निकाली। उनका कहना है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज 108 मंदिरों से जल लाकर हमारी इकाई ने करतार नगर मंदिर में शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। हमारी मांग है कि समाज से जुड़ी सभी जरूरी संस्थाओं में हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हमारे समाज में
ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, हिंदी ही समझी जाती है। आम लोग हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी दस्तावेज, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, या उनमें हिंदी भाषा को ही होना चाहिए ताकि आम लोग भी उसको समझ सकें। पूरे भारतवर्ष में एक आंदोलन छेड़ा हुआ है कि न्यायपालिकाएं भारतीय भाषाओं में काम। दिल्ली के सभी जिला अदालतों की न्यायपालिका की भाषा हिंदी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदी के लिए दिल्ली सरकार ने प्रावधान पहले से दिए हुए हैं, जिसके राजभाषा अधिनियम, CRPC और CPC में पहले से प्रावधान मौजूद हैं कि वहाँ की जिला अदालतें वहाँ की राज्य भाषा में काम करेंगी। तो हमने जब आंदोलन का चरण चलाया तो भी जनसंपर्क पिछले 15 दिन में 5000 लोगों के लगभग से हमारा संपर्क हुआ। विरोध हम किसी चीज़ का नहीं कर रहे, हमें एक अपनी भाषा का, हिंदुस्तान की हमारी हिंदी भाषा है, उसे हम उसके लिए बोल रहे हैं। जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो कारीगर लोग हैं, उनका कोर्ट केस हो जाए तो वो तो बेचारे इंग्लिश में समझ ही नहीं पाएंगे, या और भाषाओं का इस्तेमाल होता वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम तो एक जनता की मांग है, गरीब तबके की मांग है, भारतवर्ष में जो भी इस भाषा का और भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, हमारी हिंदी और जोड़ दें। जैसे कोई रिक्शे वाला है, जैसे कोई ऑटो वाला है, या कोई भी मतलब चालान करते हैं, हम इंग्लिश में चालान आते हैं, तो हमें यही नहीं पता लगता कि वो चालान किस लिए किए गए हैं, किस माध्यम से किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हिंदी भाषा का पूर्णतः लागू किया जाए, न्यायालयों में, ट्रैफिक पुलिस में और अन्य सभी संस्थानों में इसे लागू किया जाए। मेरे को हिंदी आती है और मैं न्यायपालिका में भी वैसे भी, और मैं चाहता हूँ हिंदी में ही प्रयोग हो जाए ज़्यादा जितना भी हो। और क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब हमारे ऐसे आम लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं इंग्लिश में जैसे करने में, जैसे कहीं हम FIR दर्ज करते हैं या कहीं भी किसी चीज़ में वो करना चाहते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं मैडम। 4 महीने पर जब दिल्ली के हर जिले से कोरोना के 2 से 3 हज़ार केस रोजाना आ रहे थे, वहीं अगर किसी जिले में किसी दिन एक भी केस नहीं आए तो निश्चित रूप से लोगों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के 14 जिलों में 7 जिले ऐसे हैं जहां ऐसा हुआ कि 24 घंटे में या तो एक भी केस नहीं आया या फिर एक केस ही आया है। कुल मिलाकर 11 जिले ऐसे हैं जहां 24 घंटे में 5 से भी कम केस रिकॉर्ड किए गए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 10 से 22 अगस्त के बीच नॉर्थ जिले में तो 4 दिन ऐसे रहे जब कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। शादरा और नॉर्थ ईस्ट जिले में 3 दिन ऐसे आए हैं जब एक भी नए मरीज को कोरोना ने नहीं घेरा। वेस्ट जिले में 2 बार ऐसा हुआ। जहां तक कि मौतों का सवाल है तो दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में 29 तारीख तक अगस्त के महीने में सिर्फ 27 मौतें दर्ज कराई गई हैं। पिछले साल मार्च में कोरोना फैलने के बाद एक महीने में सबसे कम मौतें हैं। दिल्ली में पिछले साल कोरोना फैलने के बाद इस साल 2 मार्च को पहला ऐसा दिन था जब एक भी मौत दर्ज नहीं की गई थी। इसके बाद 18 जुलाई यानी कि करीब 4.5 महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली में तांडव मचाया था। जुलाई में 18 तारीख को फिर वह खुशकिस्मत दिन आया जब भी मौत नहीं हुई। इस तरह अगस्त के 29 दिनों में 16 बार ऐसा हुआ जब एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। आपको बता दें इस साल मार्च में 117, अप्रैल में 5120, मई में 8090 मौतें दर्ज की गई थी। जून में गिरावट का दौर शुरू हुआ और जून में 740 मौतें हुई। जुलाई में कुल मिलाकर 74 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा बैठे। इन हालात के बावजूद एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि दिल्ली कोरोना से मुक्त हो रही है। दिल्ली में अभी भी सिर्फ 35 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि त्योहारों का सीजन आ गया है और दिल्ली में सारी बंदिशें भी खत्म हो कर दी गई हैं। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका भी लगातार बनी हुई है। ऐसे में लोगों को पूरे एहतियात से काम लेना चाहिए। अगर एहतियात नहीं बरते तो फिर कोरोना के फिर गंभीर होने की आशंका लगातार बनी हुई है। दिल्ली के मुखिया के विपश्यना दौरे को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने उनके दौरे को लेकर अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। किसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को डीटीसी बसों में घोटाले को लेकर सीबीआई का डर बताया तो किसी ने इसकी निगेटिविटी से जुड़ी राजनीति बताया। वहीं आप के नेता अतुल गुप्ता ने इन सारे आरोपों का खंडन भी किया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक राजनेता हैं और हर राजनेता की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी भी होती है। उनका कहना है कि वह हर साल विपश्यना मेडिटेशन सेंटर जाते हैं। इस बार भी गए हैं तो उसमें क्या गलत है। केजरीवाल साहब को साधने की जरूरत क्यों पड़ गई? मुझे लगता है कि सीबीआई की इंक्वायरी बसों के खिलाफ होने जा रही है और सरकार के अंदर इस समय भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसको देखते हुए
उनको ये नाटकबाजी करने की ज़रूरत क्या है, साधना में जाने की ज़रूरत क्या है। केजरीवाल साहब नाटकबाजी पूरी करते हैं और इसीलिए नाटकबाजी करने के लिए जयपुर साधना करने के लिए गए हैं। इनकी राजनीति नकारात्मकता की राजनीति है, झूठी आलोचनाओं की राजनीति है, झूठे विज्ञापनों की राजनीति है। झूठ बोलने का मन पर बहुत प्रभाव होता है, मानसिक अशांति हो जाती है, तो बार बार विपासना के लिए जाना पड़ता है। कि जब सकारात्मक राजनीति हम करते हैं, जब अच्छा सोचते हैं, रचनात्मक काम करते हैं, तो मानसिक अशांति नहीं होती है। अगर वो 10 दिन के लिए विपासना करने के लिए हर साल विपासना सेंटर पर जाते हैं तो इसमें क्या गलत है, इसमें किसी को क्यों दिक्कत या तकलीफ होती है। विपासना करने से मन कंट्रोल में आता है और मन आपका मजबूत होता है। साथ साथ ही आपके अंदर एक शक्ति पैदा होती है कि आप भूस के अंदर से सुई को ढूंढ के निकाल लें। मन को एकाग्र करने के लिए, मन को वश में करने के लिए वो हर साल विपासना करने के लिए जाते हैं। 1 सितंबर से दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं। स्कूल खोलने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले पर अभिभावकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं स्कूलों में बच्चों की क्लास के साथ वैक्सीनेशन सेंटर भी चलते रहे, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। अब ऐसे में जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्कूल प्रशासन से जुड़े लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल आने वाले बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, साथ ही एहतियात वो सारे कदम भी उठाए जाएंगे जिससे बच्चों को पढ़ाई के समय और स्कूल आने में कोई भी दिक्कत ना हो। पहली बात तो कोई सारे बच्चे तो एक साथ आ नहीं रहे हैं, खाली ये सेकेंडरी बच्चे हैं जो बड़ी क्लासेस खुल रही हैं, सारे बच्चे नहीं होंगे, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाएगा। और डीसीडी वाले यहाँ पे सारे हैं, पूरी प्रिकॉशंस के साथ स्कूल ओपन किया जा रहा है। देखिए अभी तक 2 साल हो चुके हैं, सब अवेयर हो चुके हैं कैसे आना है, कितना सैनिटाइज होकर आना है या कितनी सैनिटाइजेशन मेंटेन करनी है, मास्क सब लगाते हैं, सबको सब अवेयर है। और यहाँ स्कूल में भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, एंट्री पे भी, गेट्स पर भी, हर जगह डीसीडी के बंदे बैठे हुए हैं पूरा ध्यान रखने के लिए। मैम वैसे सिविल डिफेंस वाले मैम यहाँ पे सारे के सारे बैठे हुए हैं, एसडीएम सर भी राउंड मारते हैं, विधायक सर भी यहाँ पे राउंड मारते हैं, यहाँ पे अननोन बंदे आ नहीं सकते अंदर। बाकी दिल्ली पुलिस वाले भी पूरे हेल्पफुल हैं, हम उनको फ़ोन करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है 2 मिनट में आ जाते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं यहाँ पे। मैम सेफ रहेंगे क्योंकि बिल्कुल अलग है, वैक्सीनेशन सेंटर बिल्कुल अलग है यहाँ से, स्कूल रूम आगे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर पीछे है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मैम होगी नहीं यहाँ पे। ये हॉल है, हॉल के अंदर हमने वैक्सीनेशन सेंटर बनाया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों का यहाँ से कोई मतलब नहीं है। मैम वैसे एंट्री तो एक ही है, बट अगर जब बच्चे आने शुरू होंगे मैम फिर देखते हैं कैसे होता है, सिविल डिफेंस वाले कैसे कराएंगे मैम, पूरा का पूरा इसमें ध्यान रखा जाएगा। सैनिटाइज़ करवाएंगे हम सारे एक बंदे को, बाहर भी सैनिटाइज़र रखवाएंगे, बाकी सैनिटाइज़र की मशीन भी हैं हमें सैनिटाइज़ करने के लिए। टीचर्स को भी अवेयर करवाएंगे कि हम एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, सिविल डिफेंस वाले भी हैं सारी चीज़ अवेयर करने के लिए, देखने के लिए सब कुछ। मैडम अगर 1 तारीख से स्कूल अगर खुल जाते हैं तो जैसे लोग बच्चे आएंगे यहाँ पे, स्टूडेंट जितने भी आएंगे तो उसको मैनेज करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बाकी हमारी जो टीम है वैक्सीनेशन की यहाँ पे 15-16 लोग हैं, वो एक दूसरे से मैनेज करके यहाँ पे कर लेंगे जैसे भी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालक जो बचाना है हमें बच्चों को वो हम बता देंगे, जो भी स्कूल का जैसे भी हम मैनेज कर लेंगे उस हिसाब से। बाकी सिक्योरिटी का कार्ड जो अभी है कि जैसे मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो आते हैं तो बताएंगे कि जहाँ पे स्कूल बच्चे हैं, जहाँ क्लास पे लगेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा वहाँ पे बच्चे आएंगे। और जो वैक्सीनेशन टीम में जो गार्ड्स दिए गए हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बताते हैं लोगों को, जो भी पब्लिक आती है। और जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं वो भी अपना काम जो है ना वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। यहाँ नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर अपने अस्पताल और डिस्पेंसरी को दिल्ली सरकार को देने का प्रस्ताव ला रहे हैं और उनका इस प्रस्ताव को लेकर कहना है कि इन अस्पतालों को और बेहतर बनाने के लिए फंड की कमी है। आपको बता दें उनके इस प्रस्ताव पर मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि हम अपने अस्पतालों को उतने ही फंड में बेहतर बनाएंगे जितना फंड मिलता है। जरूरी नहीं कि इन अस्पतालों को किसी को भी दिया जाए। बात करें दिल्ली के अस्पतालों की तो वहां वैसे भी भगदड़ जैसे हालात रहते हैं। हम इन्हीं अस्पतालों में धीरे धीरे सारी सुविधाओं को शामिल करेंगे। आप यदि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल जाओगे तो भगदड़ मची हुई है, लोगों को जगह नहीं मिलती, परेशान होते हैं, दवाइयाँ नहीं है, सीटी स्कैन कराना बाहर जाओ, एक्सरे कराना बाहर जाओ, कुछ भी सुविधाएं बाहर जाना पड़ता है। फंड के अभाव के बावजूद भी हम सभी को एक्सरे की सुविधा भी देने में लगे हुए हैं, हम उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाएँ और समय से उनको चिकित्सा उपलब्ध है। और सबसे जो नाम में जाना जाता है हमारा जनरल हॉस्पिटल यानी स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, वहाँ पर आप देखिए डिलीवरी प्रतिदिन कितनी होती हैं, वहाँ जो हमारी बहनें आती हैं उनको कितनी सुविधा के साथ हम लोग काम करते हैं। 90% डिलीवरी नॉर्मल होती हैं। लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़कर हमारे दयानंद हॉस्पिटल में आते हैं। लोगों को पता है कि दयानंद हॉस्पिटल बड़ा काम का है, हमारी ना तो योजना है ना योजना होगी।
त्योहारी सीजन आने पर बाजारों में भी रौनक लौट आई है। लोग देर रात तक बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। वहीं गांधीनगर में व्यापारी एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि दुकानों का समय बढ़ने से दुकानों पर भी काम बढ़ने लगा है। दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी वापस दुकानों में लौट आए हैं। समय बढ़ने से व्यापार पर काफी अच्छा फर्क पड़ रहा है। बाजारों में आए दिन लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की बात कही जा रही है। काम थोड़ा बहुत निकलने लगा है और जो वैक्सीन का जो ये चल रहा है इनका प्रोग्राम, ये भी अच्छा चल रहा है। हाँ, लेबर पहले से काफ़ी वापस आने लगी है। जैसे समय बढ़ गया है तो लोग काम कर पा रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट इसमें जो भी व्यापारियों को दिक्कत आती है उसमें थोड़ा सा और सहयोग करें और लेबर को भी थोड़ी सहूलियत, जैसे रात को 10 बजे लॉकडाउन हो जाना था तो लोग 5-5, 6-6 बजे अपना काम बंद करके, किसी का 2 घंटे का रास्ता है, किसी का 1 घंटे का रास्ता है, वो चले जाते थे। परंतु अब जब से ये संपूर्ण लॉकडाउन इन्होंने खोल दिया और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैंने लॉकडाउन में एक ही चीज़ देखी कि अगर स्कूल प्रॉपर खुले हुए हैं और शादियों में थोड़ी भीड़ भाड़ है और तीज त्योहार और शादियां और ये बच्चों के स्कूल, इससे बहुत बड़ा व्यापार में फर्क पड़ता है और पड़ रहा है और अच्छा हो रहा है पहले से। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।